नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के समापन को लेकर शिवाजी पार्क में एक रैली का आयोजन किया है। इसमें राहुल के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, राजद नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित बाकी इंडिया गठबंधन के नेता शामिल होंगे। इस रैली को विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। राहुल गांधी की मेगा रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम सभी राहुल गांधी के निमंत्रण पर मुंबई आए हैं। हम जनता के सामने अपनी बात रखेंगे और बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूरों की समस्या जैसे वास्तविक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा PDP चीफ महबूबा मुफ्ती भी इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंच गई हैं। राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत ने इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये रैली एक शुरुआत है। इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। सीट बंटवारे का फॉर्मूला जल्द ही तय किया जाएगा। शिवाजी पार्क में विपक्षी गठबंधन के शक्ति प्रदर्शन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज शिवसेना के लोगों के लिए काला दिन है। इस शिवाजी पार्क से बाला साहेब ठाकरे ने देश को दिशा दिखाई थी। आज इसी पार्क में विपक्षी पार्टियों की रैली हो रही है। ये वो लोग हैं जो वीर सावरकर पर सवाल उठा चुके हैं। ये सभी रैली में जुट रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाएगी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि आज एकनाथ शिंदे घबराए हुए हैं, कल PM मोदी भी घबराए हुए दिखेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा अब सबके सामने है। TMC नेता साकेत गोखले ने कहा है कि PM मोदी भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से आंध्र प्रदेश में चुनावी रैली के लिए पहुंचे। आदर्श आचार संहिता कल लागू हो गई। चुनाव आयोग को हमें बताना चाहिए कि क्या बीजेपी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के लिए भारतीय वायुसेना को भुगतान कर रही है, और अगर हाँ तो क्या सभी उम्मीदवार बीजेपी की तरह भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर किराए पर ले सकते हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में 7 चरण का लोकसभा चुनाव इस बात का सबूत है कि चुनाव आयोग सरकार का एक लंबा हाथ है। इसके साथ ही सिब्बल ने हाल ही में 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति पर भी सवाल उठाया और कहा कि उन्हें इस तथ्य के बावजूद नियुक्त किया गया कि संविधान बेंच के फैसले में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI को भी इसका सदस्य होना चाहिए। चुनाव आयोग ने रविवार को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा नया डेटा अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया है, जिसे राजनीतिक पार्टियों ने सीलबंद लिफाफे में जमा कराया था। इस डेटा में इलेक्टोरल बॉन्ड की तारीख, कैटेगरी, बैंक ब्रांच, जमा करने और प्राप्त करने की तारीख शामिल है। हालांकि अभी भी इस डेटा में अल्फा न्यूमेरिक नंबर शामिल नहीं है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि किस चुनावी बॉन्ड को किस पार्टी ने इनकैश किया। आंध्र प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद CM रमेश ने 1098 करोड़ का सुन्नी जल विद्युत परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के कुछ सप्ताह बाद 5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे। ये किश्त त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले खरीदी गई थी। 2 महीने बाद कंपनी ने फिर से 40 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। उनकी कंपनी का नाम ऋत्विक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। अक्टूबर 2018 में आयकर विभाग ने कंपनी और रमेश से जुड़े परिसरों पर छापा मारा था। तब रमेश TDP सांसद हुआ करते थे। आयकर विभाग ने आरोप लगाया कि कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का गबन किया है। चुनावी बॉन्ड के सबसे बड़े खरीदारों में निर्माण क्षेत्र की कंपनियां भी शामिल हैं। कम से कम 11 कंपनियों ने 506 करोड़ रुपए से अधिक के बॉन्ड खरीदे हैं। सारे बॉन्ड केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद खरीदे गए। चुनाव आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि छोटी से मझोली निर्माण कंपनियों ने या उनसे जुड़ी कंपनियों ने भी जमकर चुनावी बॉन्ड खरीदे। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। ED की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेजा गया ये 9 माह समन है। जांच एजेंसी की तरफ से भेजे गए नोटिस में केजरीवाल से कहा गया है कि वो 21 मार्च को ED दफ्तर आकर जांच में सहयोग करें। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पूरा होने के बाद पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि वो EVM के नहीं बल्कि उससे होने वाली छेड़छाड़ के खिलाफ हैं। जयराम रमेश ने कहा कि 19 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान सभी दलों ने इस मामले पर बात की थी। सभी ने ये कहा कि EVM के नहीं बल्कि उसके साथ होने वाली छेड़छाड़ के खिलाफ हैं। लोग मानते हैं कि हमें EVM के खिलाफ होना चाहिए, लेकिन ये हमारा रुख नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे कि पेपर बैलेट पर वापस आ जाइए। हम कह रहे हैं कि EVM इस्तेमाल करिए, पर 100% VVPAT हो ताकि मतदाताओं को विश्वास हो। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा है कि मोदी सरकार ने कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है।
वो कांग्रेस को आर्थिक रूप से कमज़ोर करना चाहती है। हम अपना पब्लिसिटी कैंपेन शुरू नहीं कर पा रहे हैं। ये कांग्रेस पर सर्जिकल स्ट्राइक है। खुद पैसे ले रहे हैं और हमारे अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हम खटखटाएंगे। लोकतंत्र ऐसे नहीं चल सकता। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे अगर हमारे खाते बंद हैं तो। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी कब घोषणा पत्र जारी करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी मैनिफेस्टो वर्किंग कमेटी की परसों बैठक होगी, उसके बाद हम अपने घोषणा पत्र को जारी करेंगे। ये सभी 25 गारंटियां हमारे घोषणा पत्र से ही आती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि भाजपा बहुत शोर करती है, लेकिन उसमें संविधान को बदलने का साहस नहीं है, और कहा कि सच्चाई और देश की जनता उनके पक्ष में है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी भले ही मीडिया पर कब्जा कर लिया हो उसने, लेकिन हमारे होते हुए वो संविधान को खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान और सच्चाई हमारे साथ है। घबराने की जरूरत नहीं है, इनमें इतना दम नहीं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोग चले। यात्रा की ताकत मैं नहीं बल्कि वो लोग थे जो मेरे साथ चले। आज हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई है, जिसमें हमें एकजुट होकर लड़ना है। हिंदुस्तान को केवल एक व्यक्ति के निर्णय पर नहीं बल्कि सभी को सुनकर उनके फैसले से चलाया जा सकता है। गुजरात विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले अफ्रीका, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ हॉस्टल में कथित तौर पर नमाज पढ़ने को लेकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं। वीडियो में कुछ लोग पत्थरबाजी और वाहनों को तोड़ते हुए दिख रहे हैं। यूनिवर्सिटी हॉस्टल के ए ब्लॉक में युवकों के एक समूह ने छात्रों पर कथित रूप से पथराव किया। आरोप है कि उन लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और साथ ही वाहनों को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान 4 छात्र घायल हो गए। गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अफगानिस्तान के एक छात्र ने मीडिया से कहा कि ए ब्लॉक में हॉस्टल परिसर के अंदर 15 मुस्लिम छात्र नमाज पढ़ रहे थे। 3 लोग आए और नमाज ना पढ़ने को कहा। अपनी प्रार्थना पूरी करने के बाद जब छात्रों ने पूछा कि उन्हें नमाज से क्या परेशानी है, तो गुंडों ने उन्हें धार्मिक नारे लगाने के लिए कहा और चले गए। कुछ देर बाद वो कम से कम 200 से 250 लोगों के साथ वापस आए। उन पर पथराव किया। उनके पास चाकू थे, लाठियां थी, उन्हें पथराव किया। हमारी बाइक, लैपटॉप, फोन, एसी, साउंड सिस्टम आदि तोड़ दिए। कई छात्र घायल हैं, लेकिन 5-6 छात्र अस्पताल में भर्ती हैं। 2 अफ्रीका से, 1 बांग्लादेश से, 1 श्रीलंका से, 1 छात्र उज्बेकिस्तान से और 1 अफगानिस्तान से। जब पूछा गया कि क्या उन्होंने पुलिस से शिकायत की, तो छात्र ने जवाब दिया, नहीं, हमने नहीं की। पुलिस पहले से यहाँ थी, उन्होंने गुंडों को जाने दिया, उन्होंने उन्हें रोका नहीं। शिकायत करने का क्या फ़ायदा? हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। हम गुजरात विश्वविद्यालय से अनुरोध करते हैं कि हमें सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। गुजरात यूनिवर्सिटी में कथित तौर पर नमाज को लेकर विदेशी छात्रों से मारपीट करने के मामले में पुलिस का बयान सामने आया है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने मीडिया से कहा, यहाँ गुजरात यूनिवर्सिटी में करीब 300 विदेशी छात्र पढ़ते हैं, जिसमें ज़्यादातर अफ्रीका से हैं, कुछ अफगानिस्तान, श्रीलंका और बाकी देशों से भी हैं। इसके ए ब्लॉक में 75 विदेशी छात्र रहते हैं, जहां रात करीब 10:30 बजे वो बाहर नमाज पढ़ रहे थे। करीब 20 से 25 लोग आए। उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों नमाज पढ़ रहे हैं, इसे तो मस्जिद में पढ़ना चाहिए। इसके बाद उनके बीच बहस और मारपीट हुई। उन्होंने बताया कि बाहर से जो लोग आए थे उन्होंने पत्थर फेंके, कमरों में तोड़फोड़ की। इसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। 100 नंबर पर पुलिस को 10:51 पर किसी ने फ़ोन किया और तुरंत 5 मिनट में यहाँ PCR वैन आ गई और आधे घंटे में लोकल पुलिस इंस्पेक्टर भी आ गए। FIR हमने 20 से 25 लोगों के खिलाफ तुरंत दर्ज कर ली और कुल हमारी 9 टीमें लगी हुई हैं। मलिक ने बताया कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उनके मुताबिक एक आदमी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और बाकी को जल्द कर लिया जाएगा। गुजरात यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने को लेकर बवाल हुआ है। अब इस पूरी घटना पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, कितनी शर्म की बात है। आपकी भक्ति और धार्मिक नारे तभी सामने आते हैं जब मुसलमान शांति से अपने धर्म का पालन करते हैं। आप मुसलमानों को देखते ही गुस्से में आ जाते हैं। ये सामूहिक कट्टरवाद नहीं तो क्या है? ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गृह राज्य है। क्या वो सख्त संदेश देने के लिए हस्तक्षेप करेंगे? ओवैसी ने विदेश मंत्री S जयशंकर को टैग करते हुए कहा कि भारत के अंदर मुस्लिम विरोधी भावना देश की छवि को खराब कर रही है। संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस नहीं होती तो देश को आज़ादी नहीं मिलती, कांग्रेस नहीं होती तो देश को नेतृत्व नहीं मिलता। पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक, कांग्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं होते, कांग्रेस नहीं होती तो ये देश अखंड नहीं रहता। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बीजेपी वालों को समझ से ऊपर हैं। वो समझेंगे नहीं इस बात को।
क्योंकि वो देश का विचार नहीं करते, वो व्यापारियों का, उद्योगपतियों का विचार करते हैं। और जिसका राजा व्यापारी होता है उसकी प्रजा भिखारी होती है। तो आज देश को भिखारी करने का काम बीजेपी कर रही है। और अगर बीजेपी नहीं होती तो बहुत सी बातें होती। इस देश में दंगे नहीं होते, इस देश का रुपया मजबूत होता, देश की प्रतिष्ठा और बढ़ती, इस देश के ऊपर जो कर्ज है वो कम होता, इस देश से जो भाग गए हैं वो नहीं भागते, घोटाले नहीं होते। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही कांग्रेस विधायक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने प्रदेश अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपते हुए एक लाइन में इस्तीफा सौंपा। इसके साथ ही वो बीजेपी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने शनिवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। नाराज राज्यसभा सदस्य अजय प्रताप सिंह ने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने अपना इस्तीफा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा है। सीधी में पत्रकारों से बात करते हुए सिंह ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया पर चिंता जताई। ये दावा करते हुए कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि मुझे आज की भाजपा मेरे लिए उपयुक्त नहीं लगती है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आज समाजवादी पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद को झटका देते हुए नगीना सीट से मनोज कुमार को सपा का प्रत्याशी बना दिया है, जिस पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे, भले ही वो अकेले मैदान में उतरें। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद लंबे समय से नगीना सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने इसके साथ ही सपा का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी इतिहास के कूड़ेदान में चली जाएगी और इसका फैसला साबित करता है कि पार्टी द्वारा पिछड़ों, दलितों और माइनॉरिटी यूनिटी के नाम पर दलितों और मुसलमानों का शोषण किया जा रहा है। भीम आर्मी चीफ ने अपने समर्थकों से आम चुनाव में नोटा बटन दबाकर सपा का विरोध करने को कहा है। जदयू नेता खालिद अनवर ने कहा है कि बिहार में CAA लागू नहीं होगा। हमारे नेता नीतीश कुमार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के सभी 13 करोड़ लोग बिहारी हैं, इसलिए CAA, NRC या NPR कोई आवश्यकता नहीं है। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने रविवार को सरकार्यवाह पद के लिए दत्तात्रेय होसबोले को फिर से चुन लिया है। होसबोले 2021 से सरकार्यवाह के रूप में कार्यरत हैं। RSS ने एक्स पर यह सूचना देते हुए कहा कि उन्हें 2024 से 2027 की अवधि के लिए इस पद पर फिर से चुना गया है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ED की टीम पर हुए हमले में CBI ने इस मामले के मुख्य अभियुक्त और TMC के निलंबित नेता शाहजहां शेख के भाई शेख आलमगीर और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अन्य 2 लोग मफजुर मुल्ला और सिराजुल मुल्ला हैं। समाचार एजेंसी PTI ने बताया कि इन तीनों लोगों को रविवार को जज के सामने पेश किया जाएगा। देवी लक्ष्मी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लखनऊ की एक विशेष MP MLA कोर्ट ने शनिवार को वजीरगंज पुलिस स्टेशन को मौर्य के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने वजीरगंज थाना प्रभारी को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 7 दिनों के अंदर FIR की कॉपी कोर्ट में भेजने के लिए कहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर देवी लक्ष्मी पर टिप्पणी कर हिंदू भावना को आहत करने का आरोप है। -10 डिग्री तापमान के बीच एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का आमरण अनशन 12वें दिन भी जारी है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा संविधान की 6ठी सूची में शामिल कराने की मांग को लेकर वांगचुक ने 6 मार्च से आमरण अनशन शुरू किया है। हालांकि सरकार उनकी बात को अनसुना कर रही है और मीडिया भी इस खबर पर पर्दा डाले हुए है। रेप पार्टी और पार्टियों में सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में एल्विश यादव को नोएडा के सेक्टर 20 थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद कोर्ट ने एल्विश को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के घर फिर से किलकारियां गूंजी हैं। सिंगर के निधन के 2 साल बीत गए हैं। इन 2 सालों के बाद सिद्धू मूसेवाला का घर फिर से खिल उठा है। दिवंगत सिंगर की मां चरण कौर ने बेटे को जन्म दिया है। सिंगर के पिता बलकौर सिद्धू ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है। बलकौर ने अपने इंस्टाग्राम पर न्यू बॉर्न बेबी के साथ एक तस्वीर शेयर की। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।